1 gram of hydrogen is called 1 gram atom of hydrogen. 3 grams of hydrogen means 3 gram atom of hydrogen. 16 gram of oxygen is called 1 gram atom of oxygen, and 48 gram of oxygen is 3 gram atom of oxygen. So 3 gram hydrogen also is equal to 3 gram atom, and 48 gram of oxygen is also 3 gram atom of oxygen. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, विच कंपाउंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन हैज ग्रेटर मास इन किलोग्राम। किलोग्राम और ग्राम मैटर नहीं करता, सिर्फ मकसद ये है कि किसका मास ज्यादा है। 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जो कि 28 ग्राम के बराबर होता है। Our 2 mole of carbon monoxide is equal to 56 gram. Our 1 mole of ethane is equal to 28 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये करेक्ट है, इसका मास सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 84, फास्फोरस जो है इसका अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ P4 means you have Avogadro number of molecules. तो ये इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें एटम कितने होंगे, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। So number of atom will be equal to 4 into 6.02 10 to the power 23, इसमें एटम्स होंगे। तो इसमें नन ऑफ दीज जवाब ठीक है, सही जवाब नहीं है। वेरी गुड। 85, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। देखिए मीथेन और ऑक्सीजन जो है ना दे कंबाइन विद वन अनदर इन 1:2। जो रेशो मोल्स के बीच में होगी वही रेशो वॉल्यूम के बीच में भी होती है। मतलब अगर इसका 1 मोल है तो ये 2 मोल रिक्वायर्ड होगा। अगर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑक्सीजन 2 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। अगर ये 100 है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा? हाँ, चूंकि 100 के लिए 200 रिक्वायर्ड है और है भी 200, और 20 के लिए 40 और 40 मौजूद भी है। सो दे आर इन द स्टोइकियोमेट्रिक रेशो एंड नन ऑफ देम इज द लिमिटिंग। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है ना वो साइमल्टेनियसली यूज होंगे, बैक वक्त दोनों कंज्यूम होंगे। ये नहीं होगा कि एक पहले यूज होगा और एक बाद में यूज होगा। बोथ विल बी कंज्यूम एट द सेम टाइम। सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट ओवर हियर। Question number 86. Question number 86 में लिखा है, a given sample of aluminium chloride. In aluminium chloride, the aluminium ions and the chloride ions are in 1:3. तो अगर एल्यूमिनियम आयन इतने हैं तो क्लोराइड कितने होंगे? 3 टाइम ज्यादा होंगे। दिस इज नॉट 23, इट इज 30। तो दिस इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। लेकिन उसने मोल्स के बारे में पूछा है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें। ये इसके साथ कट जाएगा 3 into 10 to the power 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87। Question number 87, N2 plus 3H2
ये सिर्फ इक्वेशन गिवन है, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस या मोल गिवन नहीं है, तो यू कांट डिसाइड अबाउट द लिमिटिंग रिएक्शन। सिर्फ इक्वेशन से हमें लिमिटिंग रिएक्शन का पता नहीं चलता जब तक इसके मोल्स गिवन ना हो। अगर ये हमें बताता ना कि 10 मोल नाइट्रोजन है और 20 मोल हाइड्रोजन है, तो फिर बताएं कि इसमें लिमिटिंग कौन सा होगा, फिर तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बाय given from the given equation, when the number of moles are not given, you can't decide and you cannot find the limiting reactant. Question number 88. How many oxygen atoms are present in 278 gram of hydrated ferrous sulfate? इसका मोलर मास इतना ही होगा, तो we have 1 mole of ferrous sulfate. अच्छा, और इसमें ऑक्सीजन गिने, so there are 11. तो 1 mole of ferrous sulfate heptahydrate contains 11 moles of oxygen atom. अच्छा, 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 6.02 10 to the power 20. 11 में कितने होंगे? तो 11 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो you will get option number B. Question number 89. How many atoms are contained in 1 mole of calcium hydroxide? Calcium 1, oxygen 2 और hydrogen 2, तो 5. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90. 1 AMU इतने ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने AMU होंगे? एवोगैड्रो नंबर, यू कैन कैलकुलेट इट। कर सकते हैं कि करूं? चलो मैं ये सॉल्व कर लेता हूं। इधर देखें, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये कितने AMU के बराबर है? 1 AMU। तो 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा? X AMU के बराबर होगा। Nodaba munga cross multiply ku, and X will be equal to 1 over 1.67 10 to the power -24 is equal to 6.02 and to 10 to the power 23 AMU. तो 1 ग्राम के अंदर इतने AMU होते हैं। समझ आ गई बात? This is question number 90. इसमें option number A. Question number 91. Which occupies largest volume? Volume of a gas is directly proportional to the number of moles, not to the mass. अच्छा, mass को नहीं देखना है, moles. So calculate the number of moles. 4 gram hydrogen means 2 mole. 4 gram magnesium is less than 1 mole. 71 gram of chlorine is 1 mole. 127 gram of iodine is half mole. तो मोल किसके ज्यादा है? देखिए, हालांकि मास तो इसका सबसे कम है, लेकिन मास के साथ वॉल्यूम रिलेटेड नहीं होता डायरेक्टली। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 92. Which one of the following contain greatest number of atoms? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल है ना? हाँ, तो 91 के बच्चे नंबर ऑफ मोल्स मालूम है क्या ना? नो, देखिए सी जवाब लिख दे। 91 में ऑप्शन नंबर सी इसका। अच्छा, 92 में, अच्छा 4 ग्राम हाइड्रोजन में ये 2 मोल है ना? 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस की वो बात करता है, तो इट इज 2 मोल्स। नो, पर 2 मोल की वो मॉलिक्यूल सुन रही, 2 and 2 एवोगाड्रो नंबर, और एटम कितने होंगे? फिर 2 से मल्टीप्लाई करना हो। समझ आ रही है? नो, एटम ना पापा के 4 मोल हुई। तो 92 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93. How many moles of sodium chloride are produced
तो दिस इज वेरी सिंपल। हमारे पास HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो अगर इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो, तो सोडियम क्लोराइड का भी 1 मोल। HCl के एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका मतलब 1 मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन से? 94। If 28 gram of nitrogen, 28 gram of nitrogen mean 1 mole. 8 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? अच्छा, जब आप मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करें, मासेस को मोल में कन्वर्ट करें, और फिर इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होते हैं, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ पर, अच्छा, तो इसके मोल्स को 1 पर डिवाइड करें, नो 1 डिवाइडेड बाई 1, और इसके जो मोल्स हैं उसको 3 पर डिवाइड करें, तो इससे 1 जवाब आता है, इससे 1.1 या 1.2 आता है। अंडरस्टैंड? तो जिसका रेशो कम होगा वो लिमिटिंग होगा। सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग। 94 में ए ऑप्शन। सुन, ऐसा जब आपको मास इज गिवन हो दोनों रिएक्टेंट के, पहले उसे क्या बनाने हैं? मोल्स, और फिर मोल्स को उसके कोएफिशिएंट पर डिवाइड, इक्वेशन को देखकर उसके कोएफिशिएंट पर डिवाइड करें, तो जिससे कम जवाब आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 95। A ring contain 1.2 ग्राम कार्बन, इससे मोल बनाए। 1.2 डिवाइड बाई 12, 0.1 मोल। अच्छा, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? तो 0.1 मोल में कितने एटम होंगे? x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अंडरस्टैंड? तो x विल बी इक्वल टू 0.1 into Na, which is also can be written as Na divided by 10. now पदे के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96। Avogadro constant is the number of atoms in N24 gram of magnesium. Why? Because 24 gram of magnesium is 1 mole. तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगेड्रो नंबर के बराबर उसमें पार्टिकल्स होते हैं। सही है बचेगा ना? अगला क्वेश्चन जो है 97 है। विच कंटेन मोर एटम्स, तो इससे मोल्स बनाएं। 7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 7 को 24 पर डिवाइड करें। 10 ग्राम सोडियम, 10 को 23 पर डिवाइड करें। 9 ग्राम एल्यूमिनियम, 9 को 27 पर डिवाइड करें। नो द टोटल नजात मोल्स तक बी बराबर है जी, और इसमें एटमों की तादाद सबसे ज्यादा होगा। 98 द नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर में 3 मोल्स एटम्स होते हैं, पता है? बिकॉज H2 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो इफ यू हैव 1 मोल ऑफ वाटर यू विल हैव 3 मोल्स ऑफ एटम। तो 3 into 6.02 into 10 to the power 23, it is 1.8 into 10 to the power 24. So option number C is correct. Question number 99. What is the number of hydrogen atom in 5 moles of water? तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 moles of hydrogen atoms.
अच्छा, तो 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 मोल्स में 5 मोल ऑफ वाटर कंटेन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 6.02 10 to the power 23। 10 मोल में कितने होंगे? तो 6.02 10 to the power 23 multiplied by 10। 6.02 into 10 to the power 24। अब मेरे ख्याल में इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हाँ हाँ, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं नाम बता दूंगा। दिस इज दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। दिस इज कॉल्ड, मुझसे एरर हुआ है, हर आदमी से एरर हो जाता है। उस पर ह्यूमन एरर कोई होगा कि आपको सही जवाब नहीं दिया गया है, बस आपने जो भी जवाब लिखा है वो ठीक है, लेकिन तरीका ये है। कम योर क्वेश्चन हमको Question number 100, 2KClO3, 2 moles of potassium chlorate make 3 moles of oxygen। अब आप देखें 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 3 का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 67.2 डेसीमीटर। अच्छा, ये कितने मोल से मिलता है? 2 मोल से इतना वॉल्यूम मिलता है। अंडरस्टैंड? अगर आपने 36.6 समझ आ गई बात, 33.6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपको चाहिए ऑक्सीजन का, यानी इसका हाफ। देन यू हैव टू टेक 1 मोल इंस्टेड ऑफ 2 मोल, यू हैव टू टेक 1 मोल। अच्छा, और इसके 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 122.5 ग्राम। So option number C is correct. Question number 101. Splitting of spectral line in magnetic field is called Zeeman effect, and splitting in the presence of electric field is called Stark effect. In Bohr model of atom, the electron is the energy level emit or absorb energy only when it changes the orbit. See? Question number 100. The spectral lines of Lyman series are produced when electrons jump from higher shell to the first orbit. 104. The proton is heavier than electron. How much time? शाबाश, बिल्कुल पेपर में आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं आते। अच्छा, which type of spectrum is given by electrons? Line spectrum. You get line spectrum. So when the electron jump from one orbit to the other orbit, you will get a line spectrum. Question number 106. Which of the following statement does not form part of Bohr model? तो इसमें डी ऑप्शन है। ये असल में बोहर मॉडल नहीं है, इट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। What is the radius of the third orbit as compared to the first orbit? So R3 is equal to 3 square into A0. R3 will be equal to 9A0. 108. Which type of spectral line is produced when electrons jump from higher orbit to the third orbit? Paschen series. 109. The wavelength range of the visible spectrum is between 400 to 750. 110. According to Bohr model, how much time the second orbit is away from the nucleus than the first orbit? फर्स्ट के मुकाबले में देखो, R1 इज इक्वल टू A0 है और R2 इज इक्वल टू 4A0, तो 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 111. Which statement is true about anode rays? इसमें असल में
दोनों ठीक हैं. Their nature depend on the gas present and they travel from a node towards the. Okay, so that's theoretically again this is human error. गलती हुई है, दोनों ठीक जवाब गिवन है. The nature depends. एनोड रेज के बारे में दोनों बातें ठीक है ना. Their nature depends on the gas and also they travel from a node towards the cathode. 112 the particle obtained with hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस से कौन सा पॉजिटिव पार्टिकल बनता है? प्रोटॉन. 113 compared to cathode rays, anode rays they have greater mass. Option number C is present. Question number 114 which particle in anode has highest charge to mass ratio? Proton, because hydrogen is the lightest gas. When anode rays, why anode rays are called canard rays? Because they pass through the holes. Question number 116, the charge to mass ratio of proton is 9.54 and to 10 to the power 7 और कूलम पर किलोग्राम. अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा हो चुका है. अच्छा, मास टू चार्ज रेशो कभी आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो इससे फिर बी जवाब आता है. इसको अगर आप कैलकुलेट करें यू विल गेट बी आंसर. अच्छा, मास टू चार्ज रेशो इन केस ऑफ एनोड रेज इज मिनिमम. मैक्सिमम किसके लिए होती है? हाइड्रोजन. लेकिन यहाँ पर चार्ज टू मास की बजाय इसने लिखा है मास टू चार्ज, तो फिर हाइड्रोजन के लिए ये मिनिमम होगा. चार्ज टू मास रेशो फॉर हाइड्रोजन इज मैक्सिमम बट मास टू चार्ज रेशो फॉर हाइड्रोजन विल बी मिनिमम. तो अक्सर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन वो डालते हैं. तो इन चीजों को आप सोचेंगे कि वो चार्ज टू मास रेशो मांग रहा है या मास टू चार्ज रेशो के बारे में पूछ रहा है. इज इट ओके? दर्शक दीजिएगा ना. अच्छा, नाउ 119. Question number 119. If frequency doubles, the energy of the quantum energy is directly proportional to the frequency. तो ये भी डबल हो जाएगी. 120. The wavelength of the spectral line can be calculated by Rydberg formula. That is nu bar is equal to RH into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. 121. As the series limit is approached in hydrogen spectrum. सीरीज लिमिट किसे कहते हैं? आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखें ना, तो यहाँ पर एक रेड कलर होता है, फिर ब्लू ग्रीन होता है, फिर ब्लू वायलेट और फिर वायलेट. तो इधर जब हम आगे जाते हैं, जब इस सीरीज के आखिर तक पहुंच जाते हैं, इस कोने तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये स्पेक्ट्रल लाइन के दरमियान ये डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होगा ना, तो ये वाला हिस्सा फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाता है. हर लाइन स्पेक्ट्रम का जो लिमिटिंग एंड होता है, आखिरी एंड जो होता है, दैट बिकम्स कंटिन्यूअस. सो दैट विल बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. समझ आ गई बात? Then the lines will disappear and the spectrum becomes continuous. B option. 122. The longest wavelength in the Balmer series. Balmer series में सबसे लो एनर्जी कब निकलती है? When the electron jump from n is equal to 3 to n is equal to 2. अच्छा, n अगर 4 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम लगाते हैं तो ये डेल्टा E ज्यादा है और ये डेल्टा E कम है. So this is smaller energy but longer wavelength. This is greater energy but shorter wavelength.
तो 122 में ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एच अल्फा लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एच बीटा। ये जो रेड है ना, इट इज कॉल्ड एच अल्फा, एच बीटा, दिस इज कॉल्ड एच गामा, दिस इज कॉल्ड एच डेल्टा। नो दैट टू लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइन कम जो है एच अल्फा, फिर सबसे कम जो है दैट इज एच डेल्टा। 122 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 123 द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम दैट इमिट मैक्सिमम एनर्जी। तो देखो पहले दो के ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, दूसरे तीसरे में कम, तीसरे चौथे में और कम। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट यू गेट मोर एनर्जी ए। अच्छा लेकिन ये 1 to 4 जो है बी ऑप्शन, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। 124 the percentage yield is defined as the actual by theoretical multiplied by 100. 125 if the theoretical yield is 20 and actual is 15, so 15 by 20 multiplied by 100 is option number C. And last question is that the percentage yield cannot be equal to more than 100. ये 100 से ज्यादा नहीं होगा।